जेम्स सी चार्ल्सवोर्थ द्वारा एडिटेड बुक मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस या कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस में फेडरिक रिग्स उसके पॉलिटिकल डेवलपमेंट के चैप्टर में एक बड़ी ही यूनिक बात करते हैं। वो बेसिकली लुशियन पाई, एस.पी. हंटिंगटन और आइस्टन डैट और इस तरह के अन्य कई विद्वान जिनको हम कम जानते हैं, उनका ज़िक्र करके पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अपनी थ्योरी पेश करते हैं। और इसमें सबसे सुंदर मुझे लगा उनका जो वो डायलेक्टिकल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो बड़ा अद्भुत लगता है। वो कहते हैं कि एंशिएंट और मॉडर्न टाइम, मिडिवल टाइम में इंडिया और चाइना दो ऐसे एग्जाम्पल थे। चाइना एक ऐसी पॉलिटी था मध्यकाल में अंग्रेज़ों के आने तक या यूरोपियंस के आने तक, जहाँ पर कि एक तरफ हाईली इलिटिस्ट सोसाइटी थी जो कि एक्सक्लूजनरी थी और मिलिट्री ट्रेडिशन पे थी, ब्यूरोक्रेटाइज थी और ये सस्टेन कर सकी। जो इसका काउंटर प्रेशर आना था, लुशियन पाई जो बोलते हैं, फ्लिग कहता है अगर कैपेसिटी है तो उसके खिलाफ जो कैपेसिटी की तुलना में जो एक डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रेशर आना था, पार्टिसिपेशन का जो प्रेशर आना था, उसको ये काउंटर बैलेंस करता है एक अपोजिट फोर्स से, और वो है चाइना की इंपीरियल ब्यूरोक्रेसी, जिसमें कि व्यक्ति जो है किसी भी कुल से हो उसकी योग्यता को देख करके उसको सिलेक्ट किया जाता था। इसकी वजह से डिस्पाइट बीइंग अ वेरी इलिटिस्ट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, ancient and medieval Chinese government could sustain because of its its inclusiveness or its participatory nature of its induction of bureaucracy। जो ब्यूरोक्रेसी को वो इंडक्ट करते थे इम्पार्शियल तरीके से समाज के हर एंगल से, तो वो दो दो डायलेक्टिकल काउंटरवेलिंग फोर्स चाइनीज पॉलिटिकल डेवलपमेंट को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को सस्टेन कर पाई लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। फेडरिक रिग्स कहते हैं, हालांकि इसमें ये बात भी सही है कि इसमें कोई और इंक्लूजन का स्कोप नहीं बचा, ऐसा रिग्स कहते हैं। और मुझे लगता है वो ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि यूरोपियंस के हाथ सब्सिक्वेंटली चाइनीज़ हारते हैं, ना कि चाइनीज़ को भी यूरोपियंस की तरह खुद डेवलप करने का मौका मिलता है। तो ये जो बाद में हुआ उसने शायद रिग्स के एनालिसिस को शायद वो कलर भी कर सकता है। रिग्स इसको माने ना माने, पर उसके एनालिसिस को कलर्ड भी किया हो सकता है, क्योंकि चाइना को एज सच फ्री डेवलप होने का मौका नहीं मिला, जबकि जापान को मिला। जापान ने करके दिखाया। उसके पश्चात भारत के कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं कि इंडिया was one of the most participatory society from ancient time to till modernity, till the arrival of British, because of its caste-based nature. Because of that, every caste community has its own rules and governance structure, and kingship used to consult with them. It was a participatory structure, because in India, uh, concept of dharma and concept of rule by consensus was a norm, and even political power was somehow its legitimacy was derived from spiritual power and ethical power of Brahmins. So therefore, there was a kind of limitation on the absolute monarchy as compared to China, but caste, on the other hand, provided the real foundation, which provide a countervailing force and dialectical force, which was at the same time exclusionary, because only trading community will decide its own issue. No other community will evolve into that. Only artisan community will decide its own issues and then present to the king, and then king will take an overall decision to solve their dispute with other communities. But as far as decision of artisan class is concerned, that will be taken by the king, that will be taken by the community elders. So it was a participatory democracy, but still it was based on exclusion of caste. So countervailing force. At the one side, no king will govern absolutely. It will have to consult different sections of society, and also overall ethicality of the system, constitutionality of the political system was built around the concept of dharma.
which limited the extreme use of power and welded it to the uh, ethical uses of power. Still, that same institution was based on caste was based on exclusion. So it provided a countervailing force. And similarly, Mr. Riggs says that this also proved the reason why India could not develop itself. Here again I want to stress that यहाँ भी रिग्स की जो चिंतन है वो इसलिए में मरीड हो जाता है क्योंकि भारत के साथ जो बाद में घटित हुआ उसको वो जस्टिफाई करते हैं। हालांकि आज हम देखते हैं, एंगस मेडिसन बताते हैं कि 17वीं 18वीं शताब्दी में इंडिया और चाइना सबसे बड़ी इकोनॉमीज थी। उनको अगर फ्रीली डेवलप करने दिया जाता तो शायद उनके सामने मॉडर्नाइजेशन के कंपटीटिव इंस्टीट्यूशन होते तो शायद वो अपने को और बेटर डेवलप कर पाते। तो ये प्रश्न खड़ा है। और रिग्स कहते हैं कि मेरे अनुसार, जो मेरी स्टडी है उसके अनुसार, यूरोप का सीन ये था, वहाँ पर चाइना और इंडिया की तुलना में कोई इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं था। वहाँ मोर ऑफ इगैलिटेरियनिज्म ज़्यादा था यूरोप में, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कम थी। इसीलिए यूरोप में आपको सडन कंप्लीट टिल्ट टू द लेफ्ट, टू द राइट दिखता है। वहीं से ये राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट वोकेबुलरी डेवलप होती है, पार्टीज इस तरह की डेवलप होती है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस की कमी थी। वहाँ पर इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी कम और पार्टिसिपेशन ज़्यादा था, इसलिए होल्ड सोल परिवर्तन आए और वो मॉडर्निटी की तरफ एक नए इंस्टीट्यूशन का होपफुली एक बैलेंस बना सके, जिसने उनको कैपेसिटी और पार्टिसिपेशन के बीच में एक नया बैलेंस बनाने में, उसको अगेन एंड अगेन उसको रिफॉर्मुलेट करने में हेल्प की और वो डेवलप हो, ऐसा फ्रेडरिक्स कहते हैं। ये मुझे पता लगा उस बुक में, चार्ल्स मेरी फ्रेडरिक्स का उसका जो चैप्टर है फ्रेडरिक्स का पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, उसके बारे में। और फ्रेडरिक लुशियन पाई के ये पार्टिसिपेशन, कैपेसिटी और एक और कॉन्सेप्ट है मैं भूल रहा हूँ, उन तीनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की बात भी पेश करते हैं इसमें। धन्यवाद।